एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। नामांकन के बाद सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के नेता जीत के कर रहे दावे, लेकिन ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि किसके सर सजेगा केदारनाथ का ताज। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीति गलियारों में बयानबाजियों का दौर जारी हो गया है और यहां तक कि कई जो दल हैं, बीजेपी कांग्रेस प्रमुख दल हैं, उन्होंने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव को वोटरों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो हेड जो हैं सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के बाद जो है दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। आखिर क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव का? देखिए कपिल, केदारनाथ वो स्थान है जो विश्व प्रसिद्ध है और बाबा का धाम भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। भोले बाबा केदारनाथ के रूप में यहीं पर विराजमान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार केदारनाथ में आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं और यह भगवान का पूजा अर्चना के साथ ध्यान भी एक रात गुफा में प्रधानमंत्री ने किया था, तो आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ स्थान की कितनी अहमियत है। और ऐसे में इस विधानसभा पे उपचुनाव होना, उससे भी आप समझ सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अब मुद्दों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी जो उत्तराखंड की राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के और बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। उपचुनाव जो ये केदारनाथ विधानसभा पर हो रहे हैं, इसमें 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। एक निर्दलीय है, एक जो क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, उससे एक प्रत्याशी ने नामांकन किया और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब मुद्दों पर फोकस होना शुरू हो गया है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो तमाम मुद्दों को, यानी सरकार और सिस्टम से संबंधित जो कमियां और खामियां हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं और उनके प्रत्याशी और जो उनके समर्थक हैं, वो जाहिर सी बात है कि सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, किन किन विकास के कार्यों का प्रारूप सरकार ने तय किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा था कि जब शैला रानी रावत का तत्कालीन बीजेपी की विधायक का जब निधन हुआ था, तो तब से लेकर जब तक नए विधायक का चयन नहीं हो जाता है, तब तक मुख्यमंत्री एक विधायक के तौर पर इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। और तमाम बड़ी बड़ी घोषणाओं को भी मुख्यमंत्री ने किया। अब चूंकि इस क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है और अब नामांकन हो चुका है और जो मुद्दे हैं अब उन पर फोकस होना शुरू हो गया था। अब देखना होगा, जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों को बयां करेगी, वही विपक्ष जो है कहीं अपनी रणनीति के तहत कई मुद्दों पर फोकस करेगा कि आखिर इस उपचुनाव में केदारनाथ विधानसभा सीट पर जीत किसकी होगी, ये देखना होगा। सोनू, अगर बात किया जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत हासिल हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है डैमेज कंट्रोल हुआ था। उस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए क्या ये सीट जो है प्रतिष्ठा की सीट बीजेपी के लिए बनी हुई है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, उसके बावजूद भी 2 चुनाव पहले ही हार चुकी है पार्टी। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व से भी स्थानीय नेताओं पर इसका प्रेशर है कि ये सीट हर हाल में जीतनी होगी? इसके लिए जो है स्टार प्रचारकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। देखिए कपिल, ये आपने चुनाव से जुड़ा हुआ और केदारनाथ विधानसभा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए, उसमें हरिद्वार की मंगलौर और चमोली जनपद की बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ भी देश के 4 धामों में से एक और बद्रीनाथ धाम को जो यहाँ हम लोग मानते हैं कि भू वैकुंठ धाम है, बद्रीनाथ जी का धाम जो है। और ऐसे में ये स्थान भी बहुत फेमस है। तो जब बद्रीनाथ पर जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा क्षेत्र की, तो उस वक्त ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होता जब से राज्य गठन हुआ है कि किसी सत्ताधारी पार्टी को जो है वो 2 उपचुनावों में जीत नहीं मिली। और इससे जब कांग्रेस को दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत मिली तो कांग्रेस खासी उत्साहित है। तो इस बार जब बीजेपी ने इस चुनाव की रणनीति बनानी शुरू की, तो राज्य से लेकर और सेंटर तक तमाम रणनीतिकार इसकी कवायद में जुटे और उसी के तहत प्रत्याशी का नाम का चयन किया गया, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट हो इस पर फोकस किया गया। और जो मौजूदा जो प्रत्याशी घोषित की गई है
आशा नौटियाल, उनको इस क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव है। पहले भी वो विधायक रही है और सत्ताधारी पार्टी की और बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो प्रत्याशी का चयन है उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बीजेपी ने नहीं बरती है। उम्मीद ये की जा रही है और दावे भी कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता कि जीत उनकी होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी ने जिस सूझबूझ से, जिस रणनीति के साथ जो है प्रत्याशी का चयन किया है, का माइलेज आपकी बीजेपी को इस उपचुनाव में किस रूप में मिलने वाला है। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है कैंडिडेट जो है दोनों ही पूर्व विधायक हों, चाहे कांग्रेस के मनोज रावत हो या फिर बीजेपी की आशा नौटियाल हो। लेकिन देखना होगा कि अब 29 तारीख को जो है नामांकन है आज, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट जो है किसके पक्ष में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।